Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Rashid and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम प्लांटोलॉजी एज ए साइंस जो है ये टॉपिक पढ़ेंगे ज़ू 503 का, जो कि आपकी मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांटोलॉजी एज ए साइंस, फोसिल्स एंड एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने दो तरह के एवोल्यूशन की जो बात है, टेक्निक्स हैं, वो पढ़ेंगे। दैट इज़ प्रोग्रेशनिज्म एंड एवोल्यूशन, और सेकंड वन है डार्विनियन एवोल्यूशन। ठीक है, ये दो जो एवोल्यूशन के रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आ सकता है कि प्रोग्रेशनिज्म एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो लिमिटेड नॉलेज ऑफ द फोसिल्स रिकॉर्ड इन द 1820 एंड 1830। हमने पढ़ा था कि 1820 से लेकर 1830 की जो ड्यूरेशन था, डिके था, इन डेज में, इन ईयर्स में क्या हुआ था, फोसिल्स का जो रिकॉर्ड है, हिस्ट्री बनना शुरू हुई थी, उनको जमा करना, उनके नेमिंग रखना, उनकी करैक्टरिस्टिक देखना और उनका रिकॉर्ड बनाने का जो काम हुआ था वो किस डेट को और किस ईयर को स्टार्ट हुआ था, 1820 से 1830 था। जो प्लांटोलॉजिस्ट थे उनके दरमियान में एक डिबेट होती थी, बहस होती थी, वेदर देयर वाज ए प्रोग्रेशंस फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म इन द मोस्ट एंशिएंट रॉक्स टू मोर कम्प्लेक्स लेटर। तो प्रोग्रेशंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर दो तरह के एवोल्यूशन होता है। प्रोग्रेशंस का मतलब होता है ऑर्थोजेनेसिस, इसे भी बोलते हैं। प्रोग्रेशनिज्म में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका एक उसमें ये किया जाता है कि इन्नेट टेंडेंसी होती है टू इवॉल्व इन ए डेफिनेट डायरेक्शन टूवर्ड सम गोल ड्यू टू सम इंटरनल मैकेनिज्म और ड्राइविंग फोर्स। इसमें ये कहा जाता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इवॉल्व होकर, ठीक है, टाइम के साथ साथ जो भी चेंजेस आती हैं ना, ठीक है, वो किसी इंटरनल मैकेनिज्म के साथ होता है। कोई नेचुरली अंदरूनी फोर्स होती है जो उनको मुसलसल तब्दीली पैदा करने की काबिल बनाती है और उनको उनके गोल्स तक पहुंचने में मदद देती है। तो ये एक डिबेट थी कि एक तो प्रोग्रेशनिज्म ये होगी, एक होता है एंटी प्रोग्रेशनिज्म। एंटी प्रोग्रेशनिज्म में ये जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते। तो प्रोग्रेशनिज्म में बेसिकली कि प्रोग्रेस होती थी, ठीक है, जिसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होते थे, जो पुराने एंशिएंट डेज में होते थे, वो किस में चेंज होते थे, रॉक्स, एंशिएंट रॉक्स के ज़रिए टू मोर कम्प्लेक्स फॉर्म लेटर्स। यानी जो शुरू के ऑर्गेनिज्म थे सिंपल, वो बाद में किस में चेंज हुए, कम्प्लेक्स फॉर्म्स में। ठीक है, बाय दी स्लोली, जो मैंने अभी बताया कि किसके ज़रिए, स्लोली उनके अंदर एक नेचुरली ड्राइविंग फोर्स के ज़रिए उनके अंदर क्या आती गई, चेंजिंग आती गई इंटरनल जो है मैकेनिज्म के थ्रू। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन एनिवर्सरी में किस किस ने काम किया था प्रोग्रेशन एवोल्यूशन के दौरान। चार्ल्स लाइल था। ठीक है, ये बेसिकली क्या था, 1797 से लेकर 1875 तक इसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ है। वाज एन एंटी प्रोग्रेशन। ठीक है, ये एंटी प्रोग्रेशनिस्ट था, ये प्रोग्रेशनिज्म को नहीं मानता था। ठीक है, तो इसने क्या कहा, ऑर्थोजेनेसिस वाज लिंक टू द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, द वर्क ऑफ कॉमेट। इसके ये आपने सिर्फ एमसीक्यू यहाँ से ये बात याद रखनी, जो चार्ल्स लाइल था ये कौन था, एंटी प्रोग्रेशनिस्ट। ये एंटी प्रोग्रेशनिस्ट वो था जो कि प्रोग्रेशंस को नहीं मानता था। बाद में जो है, क्योंकि इसके ख्याल में जो ऑर्थोजेनेसिस का आइडिया है वो एवोल्यूशन के साथ लिंक नहीं कर रहा था, तो इसने सही से वो कहा कि ये मतलब इसको माना ही नहीं उसने। नेक्स्ट था कि दी वर्क ऑफ कॉमेट डी बफन एंड जेन बैप्टिस्ट लेमार्क। अच्छा, ये दो साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने भी काम किया था एवोल्यूशन के ऊपर। जो ये कॉमेट डी था, इसने ओवर ऑफ जियोलॉजी पर, ठीक है, प्लैनेट अर्थ के मतलब एक थ्योरी दी थी, जिसके मुताबिक इसने बोला था कि जो सन है और एक कॉमेट है, ये आपस में जो है कोलाइड हुए, जिसकी वजह से जो है क्या क्रिएट हुई, प्लैनेट्स क्रिएट हुए, अर्थ वगैरह, मरीख वगैरह। ठीक है, सन और जो है कोई कॉमेट था जिसका आपस में क्या हुआ, कोलाइड हुआ, जिसके नतीजे में क्या पैदा हुए, डिफरेंट प्लैनेट्स पैदा हुए। इसने ये भी दिया था, ठीक है, तो ये थ्योरी भी दी थी, ये इसका वर्क था। और इसने ये भी दिया था कि स्पीशीज़ जो होती हैं वो ओवर टाइम के लिहाज से चेंज होती रहती हैं। और इसने काम किया था कंपैरेटिव एनाटमी के ऊपर। ठीक है, और एविडेंस दिए थे एवोल्यूशन के कि एवोल्यूशन एग्जिस्ट करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, वक्त के लिहाज से एवोल्यूशन वक्त पे ज़ीरो होता है। इसने ये भी काम किया था। और जो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क था, वो भी क्या कहता था कि उसने बिलीव किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इवॉल्व होते हैं इन ए कंटिन्यू अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम डेड मटेरियल थ्रू सिंपल टू मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसने कहा था कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते हैं
ठीक है, वो कैसे बनते हैं, एवोल्यूशन के थ्रू। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। लेकिन इसने ये एक बात ऐड कर दी कि जो परफेक्ट स्पीशीज़ होती हैं वो कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं होती, कभी भी नहीं मरती, ठीक है, वो अपना जो होता है एवोल्यूशन करके नेक्स्ट में जो चीज़ है वो ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो ये इसका अपना आइडिया था, इन्होंने भी एवोल्यूशन के ऊपर काम किया, ये आपने इसके अंदर MCQs याद रखना है। तो नेक्स्ट था कि लेमार्क्स ने आइडिया दिया था। लेमार्क का जो आइडिया था प्रोग्निशन और एवोल्यूशन के रिलेटेड, वो था ग्रेट चेन ऑफ बीइंग और द स्केल ऑफ नेचर। इसने अच्छा, ग्रेट चेन ऑफ बीइंग क्या है, इसमें पता है क्या है, बेसिकली जो स्केल होता है इसका मीनिंग है लेडर और फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, ठीक है, एक स्टेप्स की फ़्लाइट है जिसके ऊपर जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लोअर स्टेप से हायर स्टेप तक जा रहे हैं, यानी लोअर ऑर्गेनिज्म नीचे रखे गए हैं और उनसे जो लोअर ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म फिर इवॉल्व हो रहे हैं टाइम के साथ और आते जा रहे हैं, वो ऊपर रखते जा रहे हैं और जो सबसे हायर ऑर्गेनिज्म है वो हायर स्टेप पे रखा गया है, ठीक है। तो इसने बोला था कि जो नेचर के हैं, यूनिवर्स की जो भी ऑर्गेनिज्म है वो लोअर स्टेप से हायर स्टेप पे जा रहे हैं। इसकी एक पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, वो आपको यहाँ पर एक इन्होंने दिखाया हुआ, ये है स्केल ऑफ नेचर, जिसमें आप देख रहे हैं कि नीचे स्पॉन्जीज़ हैं, ऊपर वर्म्स हैं, इंसेक्ट हैं, फिशेज़ हैं, फ्रॉग्स हैं, यानी इन स्पॉन्जीज़ में चेंजेस हुई, एवोल्यूशन हुआ, वर्म्स पैदा हुए, उनमें एवोल्यूशन हुआ, इंसेक्ट जो है वो मॉडिफाइड हुए, इंसेक्ट में एवोल्यूशन हुआ, फिशेज़ आए, और ऐसे करते करते फिर डॉग्स, कैट्स, और ऊपर देखें मंकीज़ के बाद ह्यूमन की स्पीशीज़ आई जिसे एपेस बोलते हैं। एपेस के बाद फिर जो है जो अभी ह्यूमन की स्पीशीज़ है वो आई। तो ये लोअर था, स्पॉन्जेस सबसे लोअर फॉर्म है और ह्यूमन जो है वो हायर फॉर्म है। ये आपको एक स्केल का मतलब होता है एक स्टेप वाइज लेडर, ये आपको लेडर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जिसमें क्या था कि चेंजेस को हमने स्केल की बुनियाद पर, नेचर के स्केल की बुनियाद पर डिफ़ाइन किया था, बयान किया था, डिस्क्राइब किया था। तो इसने यही लेमार्क का ये आइडिया था कि जो बींग्स हैं, तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं वो स्केल नेचर में ऊपर फॉलो करती हैं, उन्होंने एक स्केल बनाया है। इनका था कि ऑल ऑर्गेनिज्म वर लिंक्ड इन टाइम बाय यूनिडायरेक्शनल लैडर, ठीक है। ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है क्या है, यूनिडायरेक्शनल लैडर है, जिसमें तमाम ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हुए हैं, लिंक्ड हुए हैं। कहाँ से, सिंपल से लेकर जो कि सिंपल बॉटम के ऊपर हैं टू द मोस्ट कम्प्लेक्स जो कि टॉप के ऊपर है। सिंपल नीचे क्या थे, स्पॉन्जिस थे, हमने पिक्चर में देखे, और टॉप के ऊपर क्या थे, ह्यूमन। स्पॉन्जिस सिंपलेस्ट फॉर्म है और ह्यूमन क्या है, कम्प्लेक्स फॉर्म है। तो ये क्या है, स्केल नेचर है और ये ग्रेट चेन ऑफ बीइंग थी जो कि लेमार्क्स का आइडिया था, उसने दिया था। तो नेक्स्ट है डार्विन एवोल्यूशन। डार्विन जो था, चार्ल्स डार्विन ने, इसकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है, ये भी आपने MCQs के लिए याद कर लेनी। इसने डेवलप की थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1830। इसने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होती है, एक एरिया है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है स्पीशीज़ के डेवलप हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। उनमें इसने कहा था कि वही ऑर्गेनिज्म जो हैं सर्वाइव करेंगे, ज़िंदा बचेंगे, जो माहौल में होने वाली तब्दीलियों के खिलाफ लड़ के अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है, उनके अंदर खूबियाँ होंगी, वो नेचुरली जो होंगे सिलेक्ट हो जाएंगे उस माहौल के ख़िलाफ़ लड़ने की, उनके अंदर इतनी सलाहियतें होंगी। और कुछ ऐसे थे कि जो कि उसके माहौल के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते थे, वो मर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो सर्वाइव कर जाते हैं उसके हवाले से उसने कहा था कि ये नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरली ये क्या होते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। जो इसने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के एवोल्यूशन भी होता है और पेरेंट्स से, एंसेस्टर से एवोल्यूशन होकर डिसेंडेंट्स बनते हैं। डिसेंडेंट्स में वो ही सर्वाइव करेंगे जो कि अपने माहौल के खिलाफ लड़ के अपने आप को फिटेस्ट बना लेंगे, वो ज़िंदा रहेंगे, और जो नहीं इस काबिल होंगे वो डाई कर जाएंगे। आगे इसने ये भी कहा था कि एबडॉइंग द अनयूजुअल बिलीफ दैट स्पीशीज़ वर फिक्स्ड एंड अनचेंज। इसने ये कहा था कि कोई भी स्पीशीज़ जो है वो फिक्स्ड होती है, उसमें हम कोई खुद से चेंजिंग नहीं कर सकते। इसने एवोल्यूशन के तौर पर, नेचुरल सिलेक्शन की सिर्फ एवोल्यूशन के तौर पर बयान किया था कि नेचुरली जो एवोल्यूशन होता है वो नेचुरल सिलेक्शन की सूरत में होता है, वैसे एवोल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट डार्विन एवोल्यूशन था कि आइडिया ऑफ एवोल्यूशन बाय कॉमन डिसेंडेंट्स दैट ऑल स्पीशीज़ टुडे हैड इवॉल्व्ड फ्रॉम अदर पास्ट स्पीशीज़ इन द पास्ट। जितनी भी स्पीशीज़ थी पास्ट में, ठीक है, उनसे जो अभी मौजूदा स्पीशीज़ है तमाम ऑर्गेनिज्म की, ये कहता था कि वो सारी कहाँ से डेवलप हुई हैं, अपने पास्ट में जो मौजूद डिसेंडेंट्स हैं
सॉरी एंसेस्टर्स हैं उनसे, ठीक है। तो इसने ये एवोल्यूशन दी थी कि इसलिए तो कहा जाता है कि वैसे तो हम मुस्लिम्स नहीं मानते कि मंकीज से क्या बने हैं, ह्यूमन बना है, लेकिन जो एवोल्यूशन डार्विन था वो क्या कहता है कि मंकीज जो हैं इनसे कौन डेवलप हुआ है, इसमें एवोल्यूशन हुआ है तो कौन पैदा हुआ है, ह्यूमन हुआ है। यानी वो उसने क्या दी थी, एवोल्यूशनरी दी थी ये वाली definition और idea. How the variation within species could be harnessed to produce the evolutionary change. किस तरह हमें पता चलेगा कि स्पीशीज़ के साथ वेरिएशंस आ रही हैं जो कि evolutionary changes पैदा कर रही हैं। डार्विन एवोल्यूशन क्या था, नेक्स्ट डार्विन एवोल्यूशन के अंदर तो एक और आइडिया एक बंदे ने दिया था, उसका नाम था थॉमस माल्थस, ठीक है। थॉमस माल्थस की भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, ये आपने याद कर लेनी है। थॉमस माल्थस बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, जो कि इकोनॉमिस्ट जो को स्टडी करते इकोनॉमिस्ट था, इकोनॉमिक्स डेटा देता था। इसने कहा था, एक एस्टिमेशन दिया था कि किस तरह ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, उसमें डिफरेंट एवोल्यूशन होता है, चेंजिंग होती है, और किस तरह पॉपुलेशन में इजाफा होने के साथ फूड जो है उसकी भी रिक्वायरमेंट में इजाफा होता है। यानी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उनकी फूड में उतनी ज़्यादा ज़्यादती आएगी, उतना ज़्यादा फूड यूज़ होगा, उतनी ज़्यादा फूड हमें चाहिए होगा। तो इसने कहा था कि हमेशा एक कंपटीशन होता है बिटवीन द पीपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, और रिसोर्सेज के दौरान, खुराक के दौरान। तो इसने कहा था कि सिर्फ वो लोग ही सर्वाइव करेंगे जो कि उस माहौल में फिटेस्ट होंगे। यानी इसने भी डार्विन वाला ही आइडिया दिया था, लेकिन इसने ह्यूमन की पॉपुलेशन के मुताबिक दिया था। इसने बोला था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्रू एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस वो कुदरती तौर पर चेंजेस होती हैं, स्टाइल होते हैं जो कि अपनाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के जो होते हैं वो अपना लेते हैं एक्सटर्नल चेंजेस की बुनियाद पर। यानी अगर ये चेंजेस आ रही है तो हमें आगे ये करना चाहिए, गर्मी आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, धूप में नहीं बैठना चाहिए, ठंडी जगह पे बैठना चाहिए। ये भी क्या थी, एक अडेप्टेशन है। इस तरह की अडेप्टेशन जो होती हैं वो कर लेता है। बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो थी ये डार्विन ने अपनी स्पीशीज़ दी थी, ये बुक दी थी। डार्विन से पहले किसने एवोल्यूशन का आइडिया दिया था, थॉमस माल्थस ने। इसके बाद जो आके डार्विन ने बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की, जिसके अंदर उसने नेचुरल सिलेक्शन को डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट डार्विन एवोल्यूशन जो है वो आज मॉडर्न जो एवोल्यूशनरी स्टडीज़ हो रही हैं, तकनीक्स हैं, उनके साथ किस तरह रिलेट करता है। मॉडर्न सिंथेसिस में क्या, मॉडर्न जेनेटिक्स इन दी 20th एमलगेशन ऑफ जेनेटिक्स विद नेचुरल हिस्ट्री। यानी जो हिस्ट्री है हमारे पास डार्विन एवोल्यूशन की और मुख्तलिफ इकसाम की जो एवोल्यूशन हो रही हैं उनकी जो हिस्ट्री है कि किस तरह एवोल्यूशन हुआ, क्या क्या चीज़ जनरेट हुई, क्या क्या चीज़ जो है एवोल्यूशन के ज़रिए प्रोड्यूस हुई और डेवलप हुई, और किस तरह वो अडेप्ट हुई, उसका हमारी जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसके साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर जो है एमलगेशन ऑफ जेनेटिक्स का मतलब है कि एमलगेशन का मतलब होता है मजमुआ, ठीक है, यानी कोई अमेजिश, ठीक है, जिसमें जेनेटिक्स जिसको हम स्टडी करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, डिफरेंट एंसेस्टर जो थे उनकी जेनेटिक्स की एमलगेशन हुई तो हमारे पास जो टुडे जेनेटिक्स है वो डेवलप हुई है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर ये मतलब है। तो नेचुरल हिस्ट्री में सिस्टमेटिक्स है, इकोलॉजी है, प्लेंटोलॉजी है, ये हम स्टडी करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डार्विन एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन जो है ये भी हमने देखी कि डार्विन ने जो एवोल्यूशन दी थी नेचुरल सिलेक्शन की वो टुडे आज जो है कितनी ज़्यादा फॉलो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है टुडे जो की है प्लेंटोलॉजी। टुडे जो है हम आज अगर प्लेंटोलॉजी को स्टडी करना चाहें तो कैसे करेंगे, हमारे पास क्या क्या किस किस के फॉसिल्स मौजूद हैं, डायनासोर के फॉसिल्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ इकसाम के ह्यूमन्स के फॉसिल्स मौजूद हैं। ह्यूमन्स कौन से, जो ओल्ड ह्यूमन स्पीशीज़ तस्वर की जाती हैं उनके फॉसिल्स मौजूद हैं, ठीक है। उससे हमें क्या, इनके फॉसिल्स को स्टडी करने से हमें क्या समझ आता है कि एविडेंस मिलता है अर्लीस्ट लाइफ का, यानी कि हमारे इंसान की इस दुनिया में पैदा और स्पीशीज़ के डेवलप होने से पहले भी क्या थी, लाइफ एग्जिस्ट करती थी, किस तरह उसकी ये हमें फॉसिल से उनके सबूत मिला कि वाकई ये लाइफ एग्जिस्ट करती थी और वो लाइफ कैसे डेवलप हुई, मैक्रो एवोल्यूशन हुए और प्लेंटोलॉजिकल रिसर्च के ज़रिए हमने वो मैक्रो एवोल्यूशन जो के थे उनको बयान किया, डिस्क्राइब किया।